नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश घोषणा का इंतजार टिकटें तैयार देख रहे हैं आप। बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों के लिए दोनों ही प्रमुख प्रतिद्वंदी पार्टियों के प्रत्याशियों को लेकर रायशुमारी हो गई है और पैनल के नाम दिल्ली दरबार पहुंच गए हैं। बीजेपी की कोर कमेटी में बुधवार को मध्य प्रदेश के नामों पर चर्चा कर ली गई है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी इस बार भी चौंकाने वाले फैसले लेते हुए कई नए प्रयोग करने जा रही है और उम्मीदवारों के नामों की घोषणा अप्रत्याशित होगी। 29 फरवरी को दिल्ली में बैठक के बाद मध्य प्रदेश में बीजेपी की पहली सूची का ऐलान कभी भी हो सकता है। चर्चा है कि इस बार बीजेपी कई मौजूदा सांसदों का टिकट काट सकती है और नए चेहरों को मौका दे सकती है। हालांकि 6 सीटों पर नाम लगभग पक्के हैं। 23 सीटों के लिए चर्चा जारी है और पार्टी सूत्रों की माने तो मुरैना, दमोह, सीधी, होशंगाबाद और जबलपुर की सीटों पर जहां के सांसद विधायक बन चुके हैं, वहां से नेताओं के नामों का पैनल दिल्ली भेजा जा चुका है। इधर कांग्रेस लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने के पहले कुछ प्रत्याशी घोषित कर सकती है। इसके लिए 29 लोकसभा सीटों के लिए नियुक्त समन्वयकों ने पार्टी पदाधिकारियों से रायशुमारी कर रिपोर्ट प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी जितेंद्र सिंह को सौंप दी है। अधिकतर सीटों पर 2 से ज्यादा नाम सामने आए हैं और इस रिपोर्ट को लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से विचार विमर्श किया जा रहा है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद दिल्ली में एक बार और स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी, जिसमें नामों को अंतिम रूप देकर केंद्रीय चुनाव समिति को भेज दिया जाएगा। पार्टी सूत्रों का कहना है कि छिंदवाड़ा और बैतूल लोकसभा क्षेत्र ही ऐसे हैं जहां चुनाव लड़ने के लिए एक एक नाम ही प्रस्तावित हैं। जबलपुर में भी पहले यही स्थिति थी। यहां से महापौर जगत बहादुर सिंह को चुनाव लड़ने पर एक राय थी, लेकिन वे बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इस चुनाव से बीजेपी 29 लोकसभा सीटों के साथ 10% वोट बढ़ाने के फॉर्मूले पर है, तो वहीं कांग्रेस छिंदवाड़ा सीट को बचाने के साथ ही बीजेपी की कमजोर कड़ी वाली सीटों पर सेंधमारी की कोशिश में है। इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन देखना महत्वपूर्ण होगा क्या कुछ फिलहाल यहाँ पर जो चर्चा है, क्या कुछ राजनीतिक रणनीति दिखाई देती है। इसी पर चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका तारुफ उनसे करवा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी से वैशाली तोमर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही कांग्रेस से जितेंद्र मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका। और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे पहले डॉक्टर सत्यप्रकाश जी, आप ही के पास मैं आऊंगा और समझना चाहूंगा, जिस तरीके से अब दोनों ही दल लगातार रणनीति बना रहे हैं लोकसभा की 29 सीटों को लेकर, अपने अपने प्रत्याशियों पर मंथन चला है और खबरें हैं कि बीजेपी जल्द ही पहली सूची जारी कर सकती है। सर, क्या आप देख रहे हैं, कब तक ये सूची जारी हो सकती है और पार्टियों के भीतर क्या कुछ मंथन इस वक्त चल रहा है? देखिए, कुछ समय से यानी कि राज्यों के जो विधानसभा भी रिसेंटली चुनाव हुए हैं, इनसे ये स्पष्ट दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी अब वो भारतीय जनता पार्टी नहीं है जिसमें वो अपने पुराने लीडर्स जिन्होंने 1980 से पार्टी को साथ देते हुए इस मुकाम पर लाए हैं, उनको रेस्ट कराते हुए सरप्राइजिंग टिकट डिक्लेयर इस बार कर सकती है। क्योंकि आपने विधानसभा के चुनाव में भी देखा, हालांकि विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में पर्टिकुलर देखें तो उन्होंने जो उनकी कंसिडरेशन थे, ये माना जा रहा था कि ओल्ड एज लीडर्स को साइडलाइन करेंगे या जो विवादास्पद लोग हैं उनको नहीं लाएंगे या जो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स से जुड़े हुए फैमिलीज हैं उनको नहीं लेंगे। लेकिन उन्होंने मुख्य रूप से एक ही इशू रखा कि कैसे भी चुनाव जीता जाए, यानी विनेबल कैंडिडेट को चुनाव मैदान में उतारा। उसमें कहीं ना कहीं कुछ सरप्राइजिंग टिकट भी देखने को मिले। इसके बाद अगर देखते हैं कि जो चेहरे पिक किए गए मुख्यमंत्री के रूप में 2 राज्य में, मुख्य रूप से राजस्थान और मध्य प्रदेश में, हालांकि छत्तीसगढ़ में ऐसा नहीं माना जा सकता है, तो वो भी एक सरप्राइज पिक था। इवन जो कैबिनेट के सदस्य चुने गए हैं उनका भी ऐसा ही कुछ का माना जा सकता है। लेकिन एक चीज है कि ये जो चुनाव है देश की राजनीति में या मध्य प्रदेश शहर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर उनकी जो वर्ल्ड वाइड इमेज उसको आधार मानते हुए, साथ ही उनकी गारंटीज पर फोकस करते हुए इस चुनाव मैदान में जाती हुई दिख रही है। ऐसे में लगता है कि जो भी टिकट मिलेंगे वो कहीं ना कहीं सेंट्रल लीडरशिप की पसंद होंगे या वो जीतने का मादा रखते हैं। कई बार ऐसे भी प्रयोग हो सकते हैं, ऐसा देखा गया है और इस पर में भी कि ऐसे बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड नाम भी चुनाव मैदान में उतारे जा सकते हैं जिनके आगे पीछे कुछ बुराई अच्छाई ना हो। अब इसके सामने कांग्रेस को देखते हैं मध्य प्रदेश में पर्टिकुलरली। पिछले 2 चुनाव में, चाहे 19 का हो 14 का हो, कांग्रेस का परफॉर्मेंस बहुत
पुअर रहा नरेंद्र मोदी के चेहरे के सामने, क्योंकि यहां पिछले बार कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद भी केवल कमलनाथ अपने बेटे की सीट छिंदवाड़ा बचाने में कामयाब हुए, बकाया की सभी सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीती। इसके पिछले देखते हैं तो 27 सीट 29 में से भारतीय जनता पार्टी ने जीती। केवल ज्योतिरादित्य सिंधिया उस समय जीते थे, लेकिन इस बार वो भी हार गए थे 19 में। अब बात यह है कि कांग्रेस ने एक बड़ा प्रयोग तो किया है कि पुराने लीडरशिप को साइडलाइन करते हुए, या यूं ना कहें कि उनको रेस्ट कराते हुए, अब आप देखते हैं कि नई लीडरशिप बनाई है, चाहे जीतू पटवारी हो, उमंग सिंघार हो। ऐसे लोगों के सामने एक बड़ा चैलेंज होगा कि वो नरेंद्र मोदी के बढ़ते हुए रथ को मध्य प्रदेश में किस प्रकार से टक्कर दे पाएंगे। आज की स्थिति अगर देखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी अपने संगठनात्मक मजबूती के कारण, जो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा माना जाता है, यहां पर धरातल पर पहुंचती हुई नजर आ रही है। चाहे उनकी टिकट डिस्ट्रीब्यूशन की जो स्ट्रेटजी हो उस पर देखते हैं, या वोट शेयर को बढ़ाने या पर्टिकुलर बूथ पर वोट बैंक को बढ़ाने के लिए उसके प्रयास सामने दिखते हैं। ठीक उसके उलट कांग्रेस की तरफ देखते हैं तो कांग्रेस का फोकस आज की डेट में कहीं ना कहीं आने वाली 2 अप्रैल को मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर दिख रहा है। हालांकि इंटरनली उसके टिकट का भी कहीं ना कहीं विचार मंथन चल रहा हो सकता है कि कांग्रेस ऐसे टिकट डिस्ट्रीब्यूट करे कि जिसमें ओल्ड गन्स और कहीं ना कहीं न्यू जो नए फेसेस हैं उनको ला सकती है इस टक्कर को देने के लिए। लेकिन यह तय है कि कांग्रेस इस समय कहीं ना कहीं बड़े बड़े जोल्स झेल रही है। ये उसके लिए मध्य प्रदेश की लीडरशिप के लिए एक चिंता का विषय हो सकता है। लेकिन यह तय है कि पिछले चुनाव में यानी 24-23 के इलेक्शंस को देखते हैं तो कांग्रेस का जो वोट शेयर है जो 40% था वो पिछले चुनाव से नहीं गिरा। ये कहीं ना कहीं उसको एक स्फूर्ति प्रदान कर सकता है। लेकिन 19 का अगर वोट शेयर देखते हैं तो मध्य प्रदेश में अराउंड 37.8 या 38% कांग्रेस का रहा था, जबकि उलट कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी का देखते हैं तो अराउंड 59% पहुंच गया था। ऐसे में ये बड़ा चैलेंज मध्य प्रदेश कांग्रेस के सामने दिखता है कि जब राम टेम्पल कॉन्सिक्रेशन का एजेंडा लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही हो और नरेंद्र मोदी की गारंटी पर प्रूव करते हुए जनता को आकर्षित करने का प्रयास कर रही हो, ऐसे में कांग्रेस उसकी उस हवा को किस मुकाम तक रोक पाएगी, ये कहीं ना कहीं इस लीडरशिप की यानी स्टेट लीडरशिप की एबिलिटी या उसकी स्ट्रेटजी पर डिपेंड करेगा। निश्चित तौर पर क्या कुछ फॉर्मूला भी नजर आएगा, ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा, और क्या कुछ रणनीति लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस अपनाएगी, क्योंकि बीजेपी तो लगातार पहले से मंथन करती आ रही है और बैठकों के बाद स्पष्ट भी करती आ रही है। इसी पर चर्चा भी करेंगे। वैशाली जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, और जिस तरीके से इससे पहले तमाम फैसले पार्टी द्वारा लिए गए, चाहे विधानसभा चुनाव हो या अन्य तरीके से पार्टी के फैसले हों, क्या कुछ चौंकाने वाले फैसले आगे देखने को मिल सकते हैं, और क्या कुछ तैयारी, क्या फॉर्मूला भारतीय जनता पार्टी का इन 29 सीटों को लेकर आगे देखने को मिल सकता है? जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ और अपने सभी जुड़े हुए भाइयों को नमस्कार करती हूँ, साथ ही साथ दर्शकों का धन्यवाद करती हूँ। जी बिल्कुल, ये जो चौंकाने वाले फैसले विपक्षियों को लगते हैं या अन्य जनता को लगते हैं, लेकिन मेरे नजरिए में कहिएगा या हम जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, उनके नजरिए में कहिएगा तो ये संगठन का हम कार्य कह सकते हैं। हमारे यहाँ कहा जाता है परिवारवाद को आप जानते ही हैं कि बिल्कुल भी महत्व नहीं दिया जाता है। जो भी कार्यशैली मोदी जी की है, जो दूरदर्शिता उनकी है, और जिस तरह से हमारे पत्रकार भाई ने भी कहा कि जिस तरह से उनकी विदेशों में भी एक छवि उभर के आ रही है उनके कार्यों के द्वारा, उनको सराहनीय देखा जा रहा है, तो वो हमारे यहाँ बोलते हैं कि संगठन देखता है, आप कार्य करते रहिए, संगठन देखता है। जरूरी नहीं है कि एक सामान्य कार्यकर्ता, चाहे वो मैं हूं, चाहे बूथ कार्यकर्ता है, चाहे मंडल से जुड़ा कार्यकर्ता है, वो अपने कार्य को बिना प्रधान, हमें आप लोगों को लगेगा कि प्रधानमंत्री जी से मिल नहीं रहे हैं या शीर्ष नेतृत्व से नहीं मिल रहे हैं, लेकिन ऊपर बैठा हमारा जो नेतृत्व होता है वो संगठन के हर व्यक्ति की कार्यशैली पे नजर रखता है। वो देखता है कि हमारा कार्यकर्ता कितनी मजबूती के साथ, कितने लगन के साथ, कितने डेडिकेशन के साथ जनता की सेवा कर रहा है। तो जब उसकी ये भावना, उसकी ये कार्यशैली, उसका ये डेडिकेशन, उसका ये समर्पण जिस कार्यकर्ता में बढ़ चढ़कर होता है, उनको मौका दिया जाता है। अब जैसे मुख्यमंत्री के नए चेहरे आए, वो जनता के लिए सामान्य चेहरे हो सकते हैं, लेकिन अगर आप
उनके समय को देखेंगे, उनके समर्पण को देखेंगे, उनके कार्यों को देखेंगे तो वो काफी पुराने हैं। ये नहीं है कि अगर किसी को टीवी के माध्यम से या किसी को बहुत ज्यादा लोग नहीं जानते हैं तो मोदी जी भी अपने कार्यकर्ता को नहीं जानते। मोदी जी में इतनी विशेषताएं हैं। मैं ये इसलिए नहीं कह रही हूं कि मैं उस पार्टी की कार्यकर्ता हूं कि बीजेपी से जुड़ी हूं, मैं इसलिए अपने नेता को सराह रही हूं। उनको मैं ये मानती हूँ कि कहीं ना कहीं विपक्ष भी जो है वो उनकी इस बात को मानता है, और इससे जो प्रत्येक जनता जो अपने देश से प्यार करती है, जो स्वहित को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ अपने राष्ट्रीय हित की बात करेगा, वो मोदी जी को पसंद करेगा। मोदी जी को सिर्फ वही व्यक्ति वैशाली जी, छिंदवाड़ा को लेकर क्या कुछ रणनीति विशेष रहेगी? क्योंकि निश्चित तौर पर पार्टी ने काफी कुछ इसको लेकर सोचा होगा। कमलनाथ जी को लेकर तमाम चर्चाएं थी, वो तो बीजेपी में नहीं आए, तो कुछ अलग से रणनीति आप वहां बना रहे हैं? जी बिल्कुल, आप जानते हैं कि हमारी बीजेपी पार्टी में जो शीर्ष नेतृत्व बैठा है, उनकी विचारधारा, उनकी रणनीति बिल्कुल अलग होती है, और हम तक क्या किसी तक भी नहीं पहुंच सकती। कार्यों के आधार से जो भी कैंडिडेट वहां पर समर्पण भाव से कार्य कर रहा होगा, जो जीतने की स्थिति में होगा, जो जनता को सही भाव में सेवा दे सकता होगा, निश्चित ही वही कार्यकर्ता चुना जाएगा। यहाँ इस पार्टी में एक ही बात खास है कि ना ही तो यहाँ कोई प्रभाव से काम कर सकता है और ना ही यहाँ कोई दबाव बना के काम कर सकता है, ना ही यहाँ पैसों को महत्व दिया जा सकता है। यहाँ पे जो हमारा शीर्ष नेतृत्व बैठा है वो लास्ट तक का कार्यकर्ता, किसमें उस राष्ट्रीय भाव है, उसी कार्यकर्ता को वो आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तमाम और बातें साथ ही साथ मैं आपको बता हाँ, दूं कि संकल्प यात्रा ये जो निकली है, जिसपे संकल्प पत्र घोषणा की बात करी जा रही है, आप देखिए कि पिछले वर्षों के अन्य प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल को आप उठा लीजिए, क्या आज तक ऐसा हुआ है कभी? हमारी भारतीय जनता जो पार्टी है वो जनता के हित के लिए कार्य कर रही है। क्या कभी किसी अन्य प्रधानमंत्री ने इस तरह से जनता के सुझाव मांगे हैं जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी मांग रहे हैं? ठीक है, अब ये जो जनता से सुझाव मांग रहे हैं, कांग्रेस से भी जानना चाहेंगे क्या कुछ रणनीति उनकी। आपकी रणनीति काफी स्पष्ट यहाँ से नजर आ रही है, और इसका भी मुझे लगता है काफी असर, क्योंकि जनता के बीच में अगर रथ यात्रा जाती है, उनसे सुझाव मांगे जाते हैं, तो जनता से जुड़ाव महसूस करने का एक बहुत बेहतरीन तरीका ये हो सकता है। जितेंद्र जी, क्या कुछ आपकी रणनीति है? और जिस तरीके से अब भारतीय जनता पार्टी तो चौंका देने वाले फैसले लेती आई है, लेकिन आपको चुनौती यह है कि छिंदवाड़ा को बचाना है, इसके अलावा 28 सीटों पर कितनी चुनौती आप दे पाएंगे? क्या कुछ पार्टी ने रणनीति फॉर्मूला तैयार किया है? और साथ ही लोकसभा चुनाव को लेकर जो आगे की रणनीति होगी उसको लेकर क्या कुछ आपकी तैयारी है? जितेंद्र जी, देखिए, सबसे पहली चीज तो हमारी बैठक जो होना थी उसका बहुत सारा काम पड़ गया है। स्क्रीनिंग कमेटी की 2 बैठक हो गई है, लगभग नाम हो गए हैं, सिर्फ लास्ट बैठक होना है जिसके बाद प्रत्याशियों की घोषणा होना है। क्योंकि राहुल की यात्रा मध्य प्रदेश में आना थी, इसलिए मध्य प्रदेश में इस काम को पहले निपटाया गया। स्क्रीनिंग कमेटी की ताबड़तोड़ बैठकें हुई, जिसमें सर्वे के आधार पर नाम आए, उन पर विचार हुआ, और एक फाइनल मीटिंग होना है तो राहुल जी की यात्रा के बाद होगी, और इसके बाद हम अपने प्रत्याशियों की घोषणा करेंगे। बिल्कुल। देखिए अब लेकिन हाँ जी, तो निश्चित तौर पर राहुल जी की यात्रा भी जनता से जुड़ने का एक माध्यम है, और अभी सत्यप्रकाश शर्मा जी ने कहा, ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारा वोट परसेंटेज कम नहीं हुआ है। लगातार हम काम कर रहे हैं, हमने अपने संगठन की मजबूती पर ध्यान दिया। और आपको मैं बताऊं, पहले ब्लॉक अध्यक्ष तक हमारा संगठन हुआ करता था, ब्लॉक तक हुआ करता था, आज मंडल सेक्टर से होते हुए पन्ना प्रभारियों की नियुक्ति हो गई है। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हम संगठन स्तर पर लगातार काम करते रहे और मजबूती प्रदान। अब सवाल आता है कि वोट का, तो आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के पास सारे महापौर हुआ करते थे मध्य प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी के पास नगरीय निकायों से लेकर के स्थानीय चुनावों तक भारतीय जनता पार्टी का बहुमत हुआ करता था। अगर 5 महापौर हमारे पास आए, भारतीय जनता पार्टी ने 7 महापौर खोए, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं वोट परसेंटेज में भारतीय जनता पार्टी की कमी आ रही है। बाद में तो बीजेपी में भी कहीं ना कहीं मैं आपको बता रहा हूँ, वोट जब गिरा था, जब कांग्रेस के साथ सारे लोग खड़े थे। आज की स्थिति यह है कि हमने जितने भी उपचुनाव हुए या स्थानीय निकाय के चुनाव हुए, नगरीय निकाय के चुनाव हुए, वहां बढ़त हासिल की। भारतीय जनता पार्टी में पर्ची प्रयोग किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी में कोई भी उम्मीदवारों का चयन अभी तक नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी पर्ची का इंतजार करती है। अभी भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता को आपने सुना, उन्होंने कभी स्थानीय नेतृत्व
प्रदेश नेतृत्व की बात नहीं की। इसका मतलब यह है कि प्रदेश नेतृत्व कहीं ना कहीं हाथी पर होता है, क्योंकि पर्ची सिस्टम आपने देख लिया। मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री पर्ची से बना, राजस्थान का ठीक है, मुख्यमंत्री पर्ची से देखिए इस बना। पर मैं एक प्रतिक्रिया लूंगा जी, एक प्रतिक्रिया लूंगा, लेकिन तमाम सवाल कांग्रेस से ये है कि देखिए मोदी की गारंटी सामने है, आप लगातार कह रहे हैं संगठन पे आप काम कर रहे हैं, लेकिन जब विधानसभा चुनाव में आपकी अच्छी स्थिति मानी जा रही थी, एक बढ़िया आपको कहें कि असर कांग्रेस का थोड़ा बहुत दिखाई दिया था क्योंकि एंटी इनकम्बेंसीज की वजह थी, तब भी वहां पर मुद्दे नहीं भुना पाए। उसके बाद अब संगठन स्तर पर भी फूट दिखाई दी है। अब आप लगातार संगठन पर काम जरूर कर रहे हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में मोदी मैजिक चलता आया है। अब मोदी की गारंटी का जिक्र हो रहा है, रथ यात्रा रवाना की गई है, तमाम तरीके से अब लगातार जो बीजेपी ने वो अपना रणनीति बनाई है वो भी जमीन पर देखने लगी है, तो कैसे इसका सामना कांग्रेस करेगी? नहीं, निश्चित तौर पर मैं आपको बताऊं, संगठन से ही सामना किया जा सकता है और भारतीय जनता पार्टी को क्योंकि सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा फिलहाल दिख रही है, इसके अलावा कुछ बड़ा ऐसा कोई मुद्दा, बड़ी सक्रियता, बड़ी रणनीति फिलहाल मध्य प्रदेश में नजर नहीं आई है। जितेंद्र जी, ये सबसे पहली चीज तो मध्य प्रदेश क्या देश में मुद्दों की कमी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अब जवाब देना होगा। मुद्दे कांग्रेस के नहीं, आम जनता के मुद्दे हैं। महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार जवाब देना पड़ेगा। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात थी, 20 करोड़ लोगों को रोजगार दिखाना पड़ेगा, कहाँ दिए। उस गृहिणी को संतुष्ट करना पड़ेगा जिसका चूल्हा जलना मुश्किल है महंगाई के कारण। उस नौजवान को जो कि खाली हाथ बैठा है उसको जवाब देना पड़ेगा। आज देश में मुद्दों की कमी नहीं है जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। जब से आप विदेश नीति के तौर पर देखिए, आप फेल साबित हुई है। चाइना हो चाहे दूसरे देश हो, आंख दिखाने की स्थिति में है। और भारतीय जनता पार्टी जो कहती थी कि लाल आंख दिखाना चाहिए, आज उसको कहीं ना कहीं सुरक्षात्मक रूप से बात करनी पड़ रही है। आज भारतीय जनता पार्टी को रोजगार के मुद्दे पर बात करेंगे आप, रोजगार के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार फेल होती नजर आ रही है। हाँ। सरकार विकास के नाम पर 4 लाख करोड़ रुपए से ऊपर मध्य प्रदेश में कर्ज ले चुकी है। ठीक है, ठीक है, तमाम बातें वैशाली जी आप पर आऊंगा। और मुद्दों की कमी कांग्रेस के पास नहीं है, और साथ ही वो कह रहे हैं कि बीजेपी पर्ची का इंतजार कर रही है, पर्चियों में आता है और वही चौंका देने वाले फैसले भी होते हैं। जितेंद्र जी, पहली बात तो ये है कि पर्ची की बात जो आप कर रही हैं, इसके पास आपके पास कोई तथ्य है कि बीजेपी पर्ची से काम करती है? पर्ची से इनकी पर्ची किसने दी? जो राजस्थान में मुख्यमंत्री जी हैं, ये भी बता दीजिए साथ साथ कि इनके लिए पर्ची किसने दी, कौन है इनके? वैशाली आपने देखा है किसने दी पर्ची? ये आपने भी देखा होगा और आपके ऋषभ जी भी बताएंगे, सत्यप्रकाश शर्मा जी भी बताएंगे। मोहन यादव की पर्ची किसने दी? ये भी किसी से छिपा नहीं है। जितेंद्र जी, फिर आप ये समझ लीजिए कि कांग्रेस पार्टी को कार्य करना नहीं आता, काम करना नहीं आता, तभी उनकी सरकार धीरे धीरे यहां से गिर रही है। अगर आप इसको भी ये मानते हैं कि पर्ची किसने दी और उसने दी और ये बातें आप करते हैं, तो फिर कांग्रेस की सरकार जो जगह जगह से सरकार जा रही है उसका कारण यही है। और आप प्रदेश और वहां की युवाओं के रोजगार की बात करते हैं, चलिए इस पे बात कर लीजिए कि आप मुद्दों की बात करते हैं कि जनता के पास इतने सारे मुद्दे हैं। मुद्दे जनता के पास नहीं है, मुद्दे जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के पास हैं और किसी के भी पास नहीं है। आप कह रहे हैं कि रोजगार की, तो ये 10 सालों में सारे बच्चे पैदा हुए हैं जो युवा हो गए, 10 सालों में रोजगार, 2 करोड़ रोजगार हो गया। पहले तो कांग्रेस की सरकार थी, पहले क्यों नहीं उन्होंने रोजगार दे दिया? बताइए आप, क्यों नहीं सबको रोजगार दे दिया? क्या पहले कोई मुद्दे नहीं थे महंगाई के? ये कोई तर्क नहीं है। 2 करोड़ ये तर्क, क्योंकि कितना भी तर्क आप समझा लीजिए, तर्क तो समझ आएगा ही नहीं आपको। तर्क को कितना भी समझा लीजिए, तर्क नहीं समझ आएगा। आप जानते हैं कि जो मोदी सरकार है वो मोदी चेहरे पे लड़ी जा रही है, क्योंकि जो ऊपर बैठा व्यक्ति है उसकी जो कार्यशैली है और उसकी बुद्धिमत्ता है वो सिर्फ और सिर्फ। देखिए, हमारे पास समय की सीमा, मुझे लगता है जो आप बातें कह रहे हैं वो जनता देखकर बेहतर तरीके से समझ रही होगी। वैशाली जी, आपको रोकना चाह रहा हूँ, सीधे सत्यप्रकाश जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। देखिए, जिस तरीके से अब तमाम बातें कांग्रेस की रणनीति को लेकर भी हैं, कांग्रेस अब जो रणनीति की बात कर रही है, जिक्र कर रही है, मुद्दे काफी होने की बात हो रही है, लेकिन क्या जमीन पर वो स्थिति आप देख रहे हैं? या फिर बीजेपी को लेकर जो आरोप लगते आए हैं कि पर्ची आती है, तो क्या वो पर्ची वाली बात फिर एक बार देखने को मिलेगी? क्योंकि निश्चित तौर पर बीजेपी मंथन करती है, कार्यकर्ता को ऑब्जर्व करती है, उसके बाद फैसला होता है। लेकिन जो शो ऐसे होता है, जिस तरीके से पूरी तस्वीर दिखाई देती है कि एक अचानक तौर पर फैसला लिया गया हो, चौंका देने वाला फैसला हुआ हो, क्या कुछ आप कहेंगे सत्यप्रकाश जी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो भी डिसीजंस हैं, उस डिसीजन से आपने एक चीज तो देखी होगी कि संगठन कितना मजबूत हुआ है।
एक चीज देखें आप, 2014-2019 आजादी के बाद से कांग्रेस का एरा जब जाता है और मोदी शाह के एरा आने के बाद भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में उभरी और 2 बार केंद्र में सत्ता में आई। तो ये सब चीजें क्या करती कि उसके जो प्रयोग हैं वो उसकी पार्टी के लिए सफल हैं। इसमें एक चीज बहुत महत्वपूर्ण ये भी है कि नई लीडरशिप को बनाने का उनका ये प्रयोग जबरदस्त है, क्योंकि क्या होता है कि नई लीडरशिप जब तक नहीं आती है तो उस कार्यकर्ता उतनी गति से उसके साथ नहीं जुड़ता है। कांग्रेस कहीं ना कहीं अभी तक, यानी कि ये जो अभी डिसीजन मान लें मध्य प्रदेश कांग्रेस को लेकर, तो इसके पहले तक आप देखते रहे हैं कि वो नई लीडरशिप को लाने में बहुत पीछे रही, जिससे जो नया वोटर है उससे कनेक्टिविटी उसकी नहीं हो पाई और जिसके कारण सत्यप्रकाश जी, समय हमारे पास कम है, मैं आपको रोकना चाहूंगा और तमाम चर्चा इस पर हो सकती है। फिलहाल हमें समय इतनी ही परमिशन देता है। आप सभी का मैं बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो घोषणा का इंतजार, टिकट है तैयार, यानी भारतीय जनता पार्टी का मंथन लगातार जारी है। मध्य प्रदेश को लेकर पहली सूची यहाँ पर जारी हो सकती है, उसी को लेकर कयास है। कांग्रेस ने भी अपनी तैयारी कर रखी है, देखना होगा क्या कुछ रणनीति आगे देखने को मिलती है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।